हमारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा। आज गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और यहां पर बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे मुख्यमंत्री। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे श्रमिक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी समारोह में शिरकत करेंगे, श्रमिकों को योजनाओं की जानकारी देंगे, बाकायदा सम्मान भी देंगे। शाम 7:30 बजे लेजर वैली ग्राउंड में विजय पर्व आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का आयोजन होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सभी आयोजन स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक प्रबंधन के लिए प्रशासन ने बाकायदा निर्देश जारी किए हैं। तो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे। कई अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री यहां पर शिरकत करेंगे। हरियाणा निकाय चुनाव 2026। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। शहरी विकास, रोजगार और महंगाई मुख्य मुद्दे होंगे। कांग्रेस की तरफ से स्थानीय निकायों की समस्याओं पर खास जोर रहने वाला है। प्रॉपर्टी टैक्स और यूजर चार्ज में राहत के वादे संभव हैं। जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है। झज्जर से पार्टी विधायक गीता भुक्कल की अध्यक्षता में मैनिफेस्टो कमेटी बनाई गई थी और इसी कमेटी ने मैनिफेस्टो तैयार किया है। विकास और स्थानीय समस्याओं के समाधान पर जोर रहेगा। आज शाम 5 बजे कांग्रेस अपना घोषणा पत्र शहरी सरकार के लिए जारी कर देगी। निकाय चुनाव को लेकर काफी मंथन के बाद घोषणा पत्र तैयार किया गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र इसे रिलीज करेंगे। आज चंडीगढ़ में 5 बजे कांग्रेस की तरफ से निकाय चुनावों को लेकर मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। यह मैनिफेस्टो पार्टी मुख्यालय में चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की तरफ से जारी किया जाएगा। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका भी लगा है। पंचकुला में यह झटका लगा है। पूर्व मेयर उपेंद्र कौर अहलूवालिया के घर सीएम पहुंचे हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद उपेंद्र कौर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम की मौजूदगी में पूर्व मेयर समेत कई कार्यकर्ताओं, नेताओं ने बीजेपी का कमल थाम लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने भी शिरकत की। मेयर उम्मीदवार श्यामलाल बंसल भी कार्यक्रम में शामिल रहे। उपेंद्र कौर अहलूवालिया पहले से नाराज थी। पार्टी से नाराजगी के चलते अब ठीक निकाय चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। उनके पति ने भी पार्टी छोड़ दी है। पार्टी में कुछ और उनके जो साथी थे, नेता थे, वो भी पार्टी को अलविदा कहकर अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके घर पहुंचे और उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। कालका से पार्टी विधायक शक्ति रानी शर्मा मौजूद थी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा इस दौरान मौजूद थी और पंचकुला से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल भी मौजूद रहे। ऐसे में एक बड़ा झटका है कांग्रेस को पंचकुला में निकाय चुनाव के दौरान, जब पूर्व मेयर उपेंद्र कौर अहलूवालिया ने कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कमल थाम लिया है। उपेंद्र वालिया जी को और उनकी टीम आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए। मैं इनका स्वागत करता हूँ। आज हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी आज इन्होंने कराया है। बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और खुशी की बात है कि आदरणीय मोदी जी का परिवार लगातार बढ़ रहा है देश के अंदर। अभी आप देखेंगे 3 तारीख के बाद बंगाल का पूरा बड़ा परिवार वो भी बीजेपी में शामिल हो रहा है, कमल का फूल लेकर के। लगातार देश के अंदर मोदी जी
के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी परिवार बढ़ रहा है और मुझे खुशी है कि जब ये चुनाव, महत्वपूर्ण चुनाव, ये तीसरी सरकार के चुनाव चल रहे हैं और उस समय में उपेंद्र वालिया जी ने और उनके पूरे साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं इनका स्वागत भी करता हूं, इनका अभिनंदन भी करता हूं और बधाई भी देता हूं कि एक ऐसे 4 ऐसे परिवार के साथ ये जुड़े हैं जो विकसित भारत का सपना लिए हुए आगे बढ़ रहा है। सब तो अलग बात है, पर कांग्रेस की सोच में पहले से बहुत बड़ा बदलाव है। पहले वाली कांग्रेस नहीं है। मेरे बाप दादा कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, तो कांग्रेस पहले वाली, मैंने पहले फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस का जो संगठन है, कांग्रेस की जो लीडरशिप है, वो आज पहले वाली नहीं है। हमने तीनों जगह अपने प्रत्याशी उतारे हैं मेयर के। तो प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचलें तेज हैं। पंचकुला इनेलो मेयर उम्मीदवार ने भी अपना नामांकन कर दिया। उम्मीदवार का नामांकन भरवाने खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला पहुंचे। प्रत्याशी मनोज अग्रवाल ने अपना नामांकन किया। इनेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने इस मौके पर कहा कि इनेलो सरकार के दौरान विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई। पंचकुला की पूर्व मेयर सीमा चौधरी ने विकास के कार्य करवाए। इस बार इनेलो की जीत तय है। मनोज अग्रवाल को मेयर बनाकर पंचकुला की दिशा बदलेगी। हमने तीनों जगह अपने प्रत्याशी उतारे हैं मेयर के, और आज के जो हालात हैं, जिस तरह से कांग्रेस में आपसी फूट है, राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस ने किस तरह से भाजपा की मदद करी, और भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले दिनों के फैसले हैं, उससे लोग परेशान हैं। आज हर वर्ग के लोग दुखी है। आज व्यापारी दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, कर्मचारी दुखी है, इवन पढ़ने वाले बच्चे भी परेशान हैं। तो लोग अब की बात बहुत सोच समझ करके, खास करके पंचकुला का जो मतदाता है, वो बहुत ही सोच समझ करके अपने वोट का फैसला करेगा, मत का फैसला करेगा। यहाँ इतने बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, तो सत्ता में बैठे लोग किस तरह से उस पैसे को खाने का काम कर रही है, कैसे सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। चुनाव इसी मुद्दे पे ही होगा और चुनाव विकास के मुद्दे पे होगा। हम अपना मैनिफेस्टो देंगे। हमने पहले भी पंचकुला का बहुत विकास किया। जब सीमा चौधरी हम मेयर थी, उस वक्त हर वार्ड में लोगों ने जिस तरह से चाहा उस तरह से विकास करवाया था। आने वाले समय में जब हमारा मेयर होगा, तो उसी तरह पे विकास। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मीडिया से रूबरू हुए। कहा कि एक दिन में 7,11,000 मीट्रिक टन गेहूं पहुंचा मंडियों में। किसान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। किसानों को सरकार पर पूरा भरोसा है। गेहूं की ऐतिहासिक आवक हुई है। रबी सीजन में मंडियों में बम्पर फसल की आवक हुई। नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। कहा फसल खरीद पर विपक्ष ने उंगली उठाने का काम किया। कई विपक्षी नेता मंडी में पड़े रहे। विपक्ष को अपने समय का भी देखना चाहिए। दी जा रही 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा प्रदेश कर रहा है। फसल खरीद की साथियों पूरी व्यवस्था को किसान केंद्रित बनाया गया है। इसके लिए कई सुधार किए गए हैं और साथियों जिससे यह प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल और जवाबदेह ये बनी है। हमने वाहन नंबर भी दर्ज होता है, उसकी भी व्यवस्था की थी कि ट्रैक्टर का वाहन नंबर हो। ये भी मेरे को समझ में नहीं लगी। ये बुग्गी जो टलेगा चलेगी, कोई बात नहीं भाई, ये हमारा साधन है, बुग्गी पे भी लेकर आएंगे, क्यों नहीं खरीद देंगे। हरियाणा सरकार हुड्डा साहब कह रहे थे कोई मुंडे पकड़ लेवा, मैं मुंडे पर भी खरीद लेंगे, कोई भी लेगा खरीद के, परंतु एक एक दाना खरीद देंगे। ये हमने कहा है। जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार काम कर रही है, ये उसका परिणाम है। कांग्रेस के लोग बोलते रहे कि मैं आऊंगा पोर्टल बंद करूंगा,
कर दिया ना पोर्टल बंद। व्यवस्था नहीं थी इनके समय में। इनके समय में तो किसान को क्या क्या दिक्कतें आती थी वो भूल गए ये लोग। किसान नहीं भूला, किसान को ध्यान में है कि इनके समय में कैसे फसल हम बेच करके आते थे, क्या स्थिति होती थी। ये परिवर्तन डबल इंजन सरकार में 2014 से पहले की स्थिति को भी हम सब जानते हैं, जो हमारी सरकार में ये परिवर्तन आया है। सीजीआई सूर्यकांत ने भिवानी का दौरा किया। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह था, जहां वो पहुंचे। दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्रियां दी। राज्यपाल असीम कुमार घोष भी उनके साथ मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी समारोह में शामिल हुए। करीब 500 छात्र छात्राओं को डिग्री दी गई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस मौके पर कहा कि जजमेंट देते समय एआई का इस्तेमाल नहीं होता। एआई के सकारात्मक पहलुओं के साथ नकारात्मक भी हैं। कोर्ट में पेंडिंग केस की स्थिति में अब सुधार आ रहा है। कि एआई का हमने जितना सदुपयोग हो सकता है उतना हम करते हैं, और लेकिन एआई की जितना भी हमारी प्रोसीजरल पार्ट जिसको प्रणाली में बोलते हैं उसमें हमने उसका सदुपयोग किया है। हम जजमेंट जो करना है, वो न्याय का काम जो करना है, वो जज का काम है, वो जिम्मेवारी उसकी है। तो उसमें हम एआई का यूज़ नहीं करना चाहते। एआई की बहुत सारी हमें उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हमने ली हैं। उसके कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सामने आई हैं, जैसे गलत किस्म के जजमेंट्स पैदा कर देना, जो चीज़ है ही नहीं उसको वो क्रिएट कर देना। उन चीज़ों के बारे में भी हमने एक जो प्रिवेंटिव स्टेप्स है वो लिए। आपको पता है कुरुक्षेत्र एनआईटी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। प्रोफेसर ब्रह्मजीत सिंह को एनआईटी का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया। ऑफिशियली वेबसाइट पर इस नियुक्ति की जानकारी दे दी गई है। पहले कार्यकारी डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे प्रोफेसर ब्रह्मजीत सिंह। पूर्व डॉक्टर प्रोफेसर बीवी रमन्ना रेड्डी के इस्तीफे के बाद उनको अब ये जिम्मेदारी दी गई है। ज्वाइंट रजिस्ट्रार ज्ञान रंजन सामंतरे को सस्पेंड किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की टीम के दौरे के अगले दिन ये बड़ा बदलाव, आप इसको एक्शन के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि लगातार यहां से बच्चों के आत्महत्या के मामले सामने आ रहे थे और इसी के बाद सवाल भी उठे थे कि आखिर ऐसा क्या घट रहा है कैंपस में। और सबसे बड़ा सवाल यहां के प्रोफेसर्स के ऊपर था, डायरेक्टर के ऊपर था कि हालात इतने कैसे बिगड़ गए। छात्र संगठनों की तरफ से भी इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई थी, बकायदा छुट्टियां घोषित करनी पड़ी और अब ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हरियाणा में सूरज की तपिश सबको परेशान कर रही है, झुलसा रही है। रोहतक लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म रहा। पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया। सामान्य से ये 5.9 डिग्री था। प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लू और तपिश से लोगों का घरों से बाहर तक निकलना दूभर हो गया है। ज्यादातर जिलों में तापमान 40 से 44 डिग्री के बीच है। 12 से ज्यादा शहरों में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। फरीदाबाद में 43.6 डिग्री सेल्सियस, नारनौल में 43.5 डिग्री सेल्सियस, सिरसा में 43.4 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं हिसार में 43.0 डिग्री सेल्सियस, करनाल में 42.8 डिग्री सेल्सियस, नूह में भी पारा कुछ इतना ही है। भिवानी जींद में भी 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है पारा। अगले 48 घंटों तक इस गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद काफी कम है। और इस वक्त मौसम वैज्ञानिक चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन से। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। मौसम के बारे में आपसे जानना चाहते, क्या अनुमान है चंद्रमोहन जी, आने वाले कुछ दिनों में कोई राहत मिल सकती है? क्योंकि अप्रैल का महीना है लेकिन हालात जून से भी बदतर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अप्रैल में इतना तापमान जाता नहीं। वर्तमान परिदृश्य में कल तापमान रोहतक और कुछ स्थानों के 44 डिग्री को भी क्रॉस कर गया, यानी 45 डिग्री के आसपास पहुंच गए। जिसके साथ ही साथ जो लगातार मरुस्थलीय पश्चिमी और शुष्क गर्म हवाएं चल रही हैं और
सूर्य की तपिश तलक तेवरों से ये इस प्रकार की गर्मी देखने को मिल रही है। परंतु आने वाले दिनों में यानी 26 तारीख की रात को और 27 तारीख की सुबह से फिर मौसम में बदलाव होगा। संपूर्ण हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी। तेज गति की हवाएं 40 से 50 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और हल्की बारिश, बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट होगी। और लगातार ये जो प्रक्रिया है उसके बाद भी 30 अप्रैल को और फिर उसके बाद 3 मई को भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। तो आने वाले दिनों में राहत लगातार देखने को मिलेगी। यानी मई का जो पहला सप्ताह है उसमें बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश, बूंदाबांदी की गतिविधियां जारी रहेंगी। अंधड़ आंधी रहेगी तो तापमान में मतलब गिरावट होगी और आम जन को राहत मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी तमाम बातचीत के लिए, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो अभी 48 घंटे तक ज्यादा उम्मीद नहीं है कि तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी, लेकिन 26 के आसपास मौसम कुछ करवट लेगा। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बताया गया कि एक्टिव होगा और उससे कुछ राहत मिलेगी। बूंदाबांदी हो सकती है, तेज हवाएं चलेंगी, इससे भी थोड़ी राहत मिलेगी। और उसके बाद मई के पहले हफ्ते में भी मौसम बदल सकता है। उस वक्त भी आंधी तूफान को लेकर बताया गया कि तेज हवाएं चलेंगी और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी की वजह से तापमान नीचे आ सकता है। लेकिन अभी 1 या 2 दिन हालात ऐसे ही रहेंगे, यानी गर्मी की तपिश आपको झुलसाती रहेगी। एहतियात बरतें, गर्मी में बहुत जरूरी तो अभी बाहर निकले। खासकर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार है घर पर, उनका खास ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। खबर है पानीपत से, जहां के मित्तल मेगा मॉल में भीषण आग लग गई। आग लगने से लोगों में भगदड़ मच गई। सेक्टर 25 स्थित मित्तल मेगा मॉल में यह आग की घटना घटी। अचानक आग भड़की, जिससे इलाके में अफरा तफरी देखी गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना दी गई दमकल विभाग को, पुलिस को। मौके पर दोनों विभाग की तरफ से टीमें पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक छोटी चिंगारी से यह आग शुरू हुई थी। शॉर्ट सर्किट या फिर ज्वलनशील पदार्थों से आग भड़कने की आशंका है और मॉल के से बाहर तक आग की लपटें और धुएं का गुबार दिखा। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग थी। मित्तल मेगा मॉल में धू धू कर ये मॉल का पूरा हिस्सा जल उठा। दूर तक आग की लपटें और धुएं का गुबार नजर आया। और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आग लगने का जो मुख्य कारण है, दमकल विभाग की टीमें मौके पर जरूर पहुंची, लेकिन आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। और जानकारी के साथ पानीपत से हमारे सहयोगी रवि सूद जुड़ गए हैं। रवि, क्या जानकारी मिली है? काफी भीषण आग लगी थी इस मॉल में, कोई जान नुकसान तो नहीं हुआ? क्या वजह सामने आ पाई है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? जी सुदेश, करीब देर रात की एक घटना है। मित्तल मेगा मॉल के बाहर जूते और जो कपड़ों का शोरूम था, शॉर्ट सर्किट के कारण उसमें आग जो लग गई है। लेकिन गनीमत की बात रही कि सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें जो मौके पर तुरंत पहुंच गई थी। मित्तल मेगा मॉल से महज 200 मीटर दूर पुलिस थाना है, जिसके कारण पुलिस जल्दी पहुंच गई और कोई भी जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जी, शुक्रिया रवि जानकारी के लिए। तो मित्तल मेगा मॉल जिसमें भीषण आग लगी है, बताया गया कि इसी में कपड़ों का एक शोरूम था, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, इसकी वजह से आग भड़की और देखते देखते पूरे मॉल के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। जो लोग थे, गनीमत रही कि वक्त रहते बाहर निकल आए, जान नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन धन का नुकसान काफी, माल का नुकसान काफी हुआ है। कितना हुआ इसका अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह कि कोई जानी नुकसान इस भीषण अग्निकांड में नहीं हुआ। यमुनानगर के मोहिद्दीनपुर में भी भीषण आग लगी है। जंगल से उठी चिंगारियों ने छप्परों को अपनी चपेट में ले लिया। करीब 12 छप्पर जलकर राख हो गए। एक पक्का घर भी बताया गया कि इसकी चपेट में आया है। ग्रामीणों ने वक्त रहते पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। आगजनी में करीब 50 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तेज हवा के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मशीनें, पंखे और घरेलू जो सामान था वो जल गया है।
ग्रामीणों ने दमकल विभाग पर लापरवाही के भी आरोप लगाए हैं। कहा कि आधी आग बुझाकर लौटने का ये आरोप है और फिर इसके बाद आग फिर से भड़क उठी। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, राहत कार्य जारी है। ये आग लगी जी, और आग का जो है कारण जंगल से आई है, और यहाँ पे पानी की प्रॉपर सुविधा नहीं है, मतलब कि जंगल से सटा हुआ इलाका। और मेन बात यहाँ पे एक डैम था जी, ये अगर इसमें पानी होता तो मौके पर कुछ ना कुछ यहाँ बचाव हो सका था। ये भी टूटा पड़ा जी कई साल से, इसका भी कोई मतलब अगर पानी होता तो बहुत कुछ मतलब बचाव हो सकता था। ये जो प्रशासन का काम है जी, वन विभाग का, ये टूटा पड़ा कई साल से, सरकार का लाया हुआ नहीं, हरियाणा में इसका रिपेयरिंग नहीं हुई जी। मतलब हमारे करीबी कस्बे में दमकल विभाग की गाड़ियाँ खड़ी होनी चाहिए, और जो है बस यही मांग कर रहा हूं। सूचना मिली थी कि मद्दीपुर गांव में आग लगी हुई है, 8-10 घरों में आग लगी है, मवेशी फंसे हुए हैं। तो हमें जैसी सूचना मिली हम अम्बाला से अपनी टीम लेके इस गांव के लिए निकल पड़े। जो भी पहुंचे कुछ फायर ब्रिगेड ने बुझा दी, और कैजुअलिटी कोई नहीं, जो भी मवेशी थे पशु थे उनको सुरक्षित पहले ही निकाल दिया गया। हम भी आए हैं, कर रहे हैं हम भी अपनी कार्रवाई। अभी मद्दीपुर गांव में ना आग की सूचना मिली थी, वहां पहुंचे थे और फायर ब्रिगेड बुलवाई है। जो यहाँ छन्ने छुन्ने थी वो जल गई है थोड़ी बहुत, तो वैसे कोई माल का और जान का नुकसान नहीं है। अब आग पे काफी हद तक कंट्रोल है, लेकिन पुलिस हमारी अब भी खड़ी है। दूसरी जगह एक और आग लगी हुई है। नहीं, नुकसान का तो अभी कुछ नहीं है, ये छैन और घास फूस ही जड़ा है, माली नुकसान कोई नहीं है, जानी नुकसान कोई नहीं है। जो नुकसान माल का है वो सिर्फ घास का है, जैसे मशीन खड़ी थी वो जल गई, इनकी छन्ने थी वो जल गई। मकान में कोई ऐसी कीमती सामान नहीं उसमें जला। लोगों ने भी सहयोग कराया और फायर ब्रिगेड और पुलिस ने इस पर कंट्रोल कर लिया। फरीदाबाद में शिक्षा के मंदिर को ही मैखाना बना दिया गया। शराब पीते पकड़े गए शिक्षक और लैब अटेंडर। फरीदाबाद से खबर है, जहां रोकने पर डीडीओ के साथ दोनों ने हाथापाई भी की। रोकने पर लैब असिस्टेंट ने प्रिंसिपल पर शराब फेंक दी। प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक बामनिया ने पुलिस को इस बारे में शिकायत दी है। स्पोर्ट्स रूम में शराब पीते दोनों कर्मचारी पकड़े गए। बैग से भी 2 शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। ग्राम सभा ने दोनों के स्कूल आने पर रोक लगा दी। पुलिस और शिक्षा विभाग मामले की जांच कर रहा है। हमारे पीटी साहब और जितेंद्र लैब असिस्टेंट पीछे स्कूल में कैंपस में शराब पीते हुए पाए गए, और अब मैं इनकी एप्लीकेशन बना करके अभी आप डी ऑफिस में भेज रहा हूं, जिससे कि मैं अपने स्कूल में विजिट कर रहा था, और जैसे ही मैंने देखा पीटी साहब के कमरे में जितेंद्र और पीटी साहब दोनों कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, लेकिन उसके अंदर जैसे देखा गया तो उसमें बदबू आ रही थी। कमरे में एंट्री करते ही पूरी बदबू आई है। उसके बाद ये मैंने इनके बैग में देखा तो ये 2 बोतलें इनके बैग में मिली हैं, और ये पीनट का पैकेट मिला है, और ये इनका बैग है। अगर आप कोई भी चाहें तो 100% चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ आप इनका आज मेडिकल करवा लो। इसके बाद मैं अभी डिपार्टमेंट को लिखने जा रहा हूँ कि भाई ये स्कूल कैंपस में स्कूल टाइमिंग में शराब पीते हुए मिले, और इनका मेडिकल करवाने के लिए मैं अभी फिलहाल जो है डॉक्टर हॉस्पिटल में टीम में फोन करता हूं, और प्लस में इनकी एफआईआर के लिए भी मैं डिपार्टमेंट को भेजता हूं। फरीदाबाद से मेरे सहयोगी जितेंद्र बेनीवाल इसी खबर पर और जानकारी अपडेट के साथ फोन लाइन जुड़ गए। जितेंद्र, क्या एक्शन हुआ है? क्या पुलिस में शिकायत पहुंची है, एफआईआर हुई है दोनों आरोपी टीचर्स के खिलाफ? बिल्कुल सुधीर, फरीदाबाद का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां ग्राम सोतई में स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में जो स्कूल प्रिंसिपल को पीटी टीचर और लैब असिस्टेंट को स्कूल टाइम के दौरान शराब पीने से रोकना साफ तौर पर महंगा पड़ गया। जब लैब असिस्टेंट शराब से भरी बोतल प्रिंसिपल के ऊपर खाली कर दी, और मामले की शिकायत सदर थाना बल्लभगढ़ पुलिस और शिक्षा विभाग को साफ तौर पर दी गई है। जिस तरीके से आप देख सकते, दूसरी तरफ स्कूल को ग्राम सभा में दोनों के स्कूल में आने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साफ तौर पर जब जो स्कूल जो प्रिंसिपल है, साफ तौर पर अशोक बामनिया ने हमने बातचीत की तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वह जो 2023 में स्कूल में तक शुक्रवार को 1 बजे के करीब स्कूल का वो दौरा कर रहे थे। इसी दौरान वह स्कूल में पीछे की तरफ स्पोर्ट्स कमरे में साफ तौर पर वहां पर पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने देखा कि पीटी टीचर रामजीत और लैब असिस्टेंट जितेंद्र शराब का सेवन कर रहे थे। तो लगातार कहीं ना कहीं इसी को देखकर उन्होंने इसका विरोध किया। तो साफ तौर पर मेडिकल हुआ जितेंद्र, इस मामले में दोनों आरोपियों का मेडिकल हुआ है? बिल्कुल, इस मामले की शिकायत जिला अधिकारी और चंद्रावली पुलिस चौकी जो वहाँ पर पड़ते हैं वहाँ शिकायत दे दी गई है, और साफ तौर पर अभी शिक्षा विभाग के द्वारा जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर यही कह रहे हैं।
शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दिन दहाड़े स्कूल टाइमिंग में 2 अध्यापक स्कूल परिसर में ही कमरे में बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे और उसके बाद जब प्रिंसिपल ने उनसे पूछा और ये शराब की बोतलें बरामद की तो उनके ऊपर ही शराब उड़ेल दी गई। अब इस मामले में आगे एक्शन जारी है। फिलहाल हमारा हरियाणा के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हमारा हरियाणा।